आज हम इकाई 12 गति से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का ओडोमीटर यानी पथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जाता है। तो जो ओडोमीटर या पथगामी द्वारा नापा जाता है वह है वाहन की दूरी। फिर ख नंबर है, दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा। तो यहां पर चित्र नहीं दिया गया है, क्योंकि चक्कर लगाने वाली बात कर रहा है तो हमने एक वृत्ताकार पथ बना दिया। और वृत्ताकार पथ में विस्थापन न्यूनतम कब होगा, है ना। विस्थापन कहते किसे हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच या स्थिति के बीच चली गई कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो मान लो वह यहां से चलना प्रारंभ किया और एक पूरा चक्कर लगाते फिर बिंदु पर आ जाए, यानी ए से चले और एक चक्कर लगाकर कहां पर आ जाए, ए पर आ जाए, यानी जहां से चले वहीं पर आ जाए, तब विस्थापन का मान शून्य हो गया। क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो गए, संपातियों को दोनों मिल गए। तो एक चक्कर लगाने पर जो विस्थापन होगा वो न्यूनतम होगा। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर ग नंबर है, गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है, यानी क्या गलत है। समय के साथ दूरी अपरिवर्तित, यानी समय बदल रहा है, दूरी अपरिवर्तित है, दूरी वही है, तो वस्तु स्थिर नहीं हो गई। यहां गतिशील वस्तु के लिए पूछ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समय के साथ दूरी परिवर्तित सही है, बिल्कुल। समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन, ये भी सही है। तो यहां पर ये गलत है ना। तो क्या असत्य है, तो ये जो पहला विकल्प है वो हमारा असत्य हो जाएगा। घ नंबर, किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है। इसमें क्या था, तो दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य शून्य होगा, ये बिल्कुल सही है। दूरी शून्य होगा तो विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन को जो मान है वो दूरी के बराबर तो हो सकता है, लेकिन दूरी से हमेशा कम ही रहेगा। चाल शून्य होने पर वेग शून्य अवश्य शून्य होगा, चाल शून्य होगी तो वेग अवश्य शून्य होगा, क्योंकि चली गई दूरी शून्य है, चाल बार दूरी बट इस समय, तो दूरी शून्य होगी तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा, तो वेग भी शून्य हो जाएगा। थर्ड, वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल शून्य हो, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। किसी गतिशील वस्तु की जो औसत चाल होती है कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन औसत वेग शून्य हो सकता है। तो यहां पर ये जो थर्ड विकल्प है ये है कि वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं कि चाल भी शून्य हो। प्रश्न क्या, दो चित्र की गति को देखकर सुमिलित कीजिए। अब यहां पर ये सूरज के चारों अर्थ यानी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो सूरज की जो पृथ्वी चारों चक्कर लगाती है एक वृत्ताकार पथ पर लगाती है, तो ये जो गति कहलाएगी वो वृत्तीय गति कहलाएगी। तो यहां पर वृत्तीय गति ये दी गई है। फिर एक कुम्हार के चाक है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और ये जो गति कहलाती है वो घूर्णन गति कहलाती है, तो ये घूर्णन गति में आ जाएगा। यहाँ पर घड़ी है, और घड़ी में जो सुई है, चाहे वो घंटे वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो, एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपने पथ को दोहराती है, तो ऐसी गति को अपन आवर्ती गति कहते हैं। तो ये आवर्ती गति हो जाएगी। ये स्प्रिंग और स्प्रिंग से लगता पिंड है, तो इसकी जो गति होगी, इसको ऊपर छोड़ दें, ऊपर नीचे दोलन करेगा, तो ये जो गति है वो दोलन गति हो जाएगी। और यहाँ पर सैनिकों की गति है ना, तो ये कौन सी गति हो जाएगी, अब आप लोग समझ चुके होंगे, तो ये रेखीय गति के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। का नंबर है, दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकेंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 सेकेंड बाद यानी यहां पर, इसके बाद हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां पर दूरी, तो यहां पर दूरी कितनी है, ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर जो दूरी है, दूरी हो जाएगी हमारी 10 मीटर। अब चाल पूछ रहा है, हम देखेंगे जब 0 सेकेंड था तब भी दूरी 10 मीटर थी, 5 सेकेंड में भी दूरी 10 मीटर है, 10 सेकेंड में भी दूरी 10 मीटर है, 15 सेकेंड में दूरी 10 मीटर, यानी दूरी नहीं बदल रही है, दूरी वही है। यानी वस्तु जिस स्थान पर वहीं पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी वस्तु क्या है, स्थिर है। और जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी चाल कितनी होगी, बिल्कुल सही समझ गए आप लोग, शून्य होगी। तो यहां पर जो चाल हो जाएगी वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ख नंबर,
यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 चक्कर बाद विस्थापन। अब ये वृत्ताकार पथ है, आप लोग जानते अच्छे से विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच चली गई कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो यहां 5 चक्कर बाद मान लो यहां से चलना चालू किया, ये मान लो बिंदु ए है, एक चक्कर लगाया पूरा, फिर ए पे आ जाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, 4 लगाएगा, 5 लगाएगा, तो जहां से चला वहीं पर आ गया ना। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो गए? मिल गए। तो क्या होगा? विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है। जिसमें दूरी होती है, अंतर हो, तब तो कुछ मान निकलता। तो जब पूरा चक्कर लगा लेते हैं वृत्ताकार पथ का तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर बोला 2.5 चक्कर बाद विस्थापन। 1 चक्कर, 2 चक्कर पूरा हो गया, 2.5 चक्कर में कहां पर आएगा? इसके जस्ट सामने आएगा, यहां पर बिंदु बी पर। तो ये जस्ट सामने होगा, तो यहां पर क्या होगा? ये वृत्त का व्यास कहलाएगा, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। यानी ये आर है तो ये आर, न्यूनतम दूरी ये कहलाएगी, कम से कम दूरी। ये तो दूरी का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। कम से कम दूरी ए बी, ये वाली व्यास के। तो यहां पर ये 2r, त्रिज्या का दुगना है ना। 5 मीटर त्रिज्या है तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 बराबर 10 मीटर। गाय दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी सी से होते हुए बिंदु डी पर पहुंचती है। यानी ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी पर पहुंच गई। कार की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी पहले 4 मीटर चली ए से बी तक, फिर बी से सी तक 8 मीटर चली, फिर सी से डी तक 10 मीटर चली, तो डी पर पहुंचती है। तो तय किए गए पथ या रास्ते की जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। तो 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जोड़ देंगे तो 4 में 8 जो 12, 12 में 10 जोड़ 22 किलोमीटर जो हो जाएगी वो हमारी चली गई कुल दूरी हो जाएगी कार की। फिर बोला विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ए और डी के बीच जो कम से कम दूरी होगी ये दूरी है, ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ए को डी से मिला देंगे तो यही कम से कम दूरी है, और ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर दे रहा, तो जो विस्थापन होगा वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का वेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो वेग का एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं एक दिन में जो होते हैं वो 24 घंटे होते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। दूरी, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। और विस्थापन, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब जो दूरी होती है उसमें दिशा की जानकारी आवश्यक नहीं है ना, क्योंकि ये कैसी राशि? अदिश राशि है। अभी आप लोग आगे समझ जाएंगे। और विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है ना, यानी इसके लिए दिशा की जानकारी होना में आवश्यक है। हालांकि दूरी और विस्थापन दोनों के मात्रक मीटर होते हैं, लेकिन इसमें दिशा की जानकारी आवश्यक है, इसमें दिशा की जानकारी आवश्यक नहीं है। अभी अपन ने सवाल लगाए, जैसे इस सवाल अपन दूरी निकाली और विस्थापन निकाला, तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर निकला है? तो जो दूरी का मान होता है वो हमेशा विस्थापन से ज्यादा निकलेगा या इसके बराबर होगा। कभी भी दूरी का मान विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। फिर व्यक्तिगति और घूर्णन में अंतर स्पष्ट करना है। तो व्यक्तिगति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति व्यक्तिगति कहलाती है। जैसे उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हो गई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो गई। कोल्हू का जो बैल होता है वो भी एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो ये व्यक्तिगति के उदाहरण हो गए। अघूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, अभी चित्र देखा था अपन लोगों ने। या पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो दिन रात होते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे खिलौने से खेलते हैं
तो वो फिरकी घुमाते हैं। तो जो फिरकी की गति है या लट्टू की गति है वो भी किस में आएगी? घूर्णन गति में आएगी। चाल और वेग में अंतर लिखना। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। और वेग क्या हो जाएगा? किसी वस्तु या एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल में दूरी आती है और वेग में विस्थापन आता है। अब हम पढ़ चुके हैं दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि विस्थापन की दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो वेग हमारा सदिश राशि हो जाएगा, चाल हमारी अदिश राशि हो जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो गया। एक समान गति और समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अब यहां पर समान दूरी नहीं तय करे तो वो असमान गति कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, यहाँ पे तय करती है और यहाँ पर तय नहीं करती है, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। यहाँ पर घड़ी के सुइयों की गति और यहाँ पर सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति। प्रश्न संख्या 6, दिए गए दूरी समय ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि गति बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है। तो यहाँ पे गति O से प्रारंभ हो रही है और S पर समाप्त हो रही है। ये दूरी Y अक्ष पर दूरी ले गई मीटर में, X अक्ष पर समय सेकंड में लिया गया है। तो ये दूरी समय ग्राफ हो गया। अब इस दूरी समय ग्राफ में हमें चली गई कुल दूरी ज्ञात करना। तो हम देखेंगे यहां से O से चलना प्रारंभ करता है, P तक गया, तो चली गई दूरी कितनी है? 15 मीटर। फिर P से Q गया तो दूरी वही 15 मीटर, से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर Q से R गया तो यहां 15 मीटर पे था, फिर 25 मीटर तक पहुंचा, तो अब कितना चला? 10 मीटर और चला। फिर R से S पे आया तो 25 मीटर से फिर 0 पर आ गया, यानी ये जो दूरी होगी वो 25 मीटर होगी। तो कुल दूरी कितने? 15 10 25 25 50। तो चली गई दूरी जो कुल हो जाएगी वो 50 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा औसत चाल। औसत चाल बराबर होगा चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। चली गई कुल दूरी ये हमने जोड़ के 50 मीटर है, और यहां कुल समय था O से चले S पर पहुंचे तो कुल कितना समय लगा? 16 सेकंड का समय। ये सेकंड मिलकर समय किसमें? सेकंड में। तो कुल 16 सेकंड का समय लगा। तो 50 में 16 का भाग कर देंगे। 16 3 48 49 50 2 बचा, 16 कम 16 4 बचा, 16 दूनी 32 8 बचा, 16 पंचे 80, तो 3.125 और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में दी गई है और समय हमको सेकंड में दिया गया है, तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। फिर बोला कब से कब तक वस्तु विरामावस्था में रहेगी। तो यहां से P से Q, यहां पर दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो P पर भी 15 मीटर है और Q पर भी 15 मीटर, यानी P से Q तक जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है। प्रश्न के साथ, दो कारें A तथा B क्रमशः बिंदुओं P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार बिंदु B P तक क्रमशः 5 मिनट तथा 10 मिनट पहुंचती है, तो जो कार है A कार है ना, वो Q तक पहुंचने में कितना समय ले रही है? 5 मिनट का समय ले रही है। B कार है वो P तक पहुंचने में कितना समय? 10 मिनट का समय ले रही है। अब दूरी हमारी वो ये PQ, इसमें परिवर्तन नहीं। तो हम जानते चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। अब दूरी दोनों में समान है तो समय का मान जिसमें कम होगा, यानी जो कम समय में दूरी तय कर लेगा उसकी चाल ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर ये दूरी दोनों में सेम है। कार A PQ दूरी तय करती है, कार B QP दूरी तय करती है, PQ दोनों एक है। तो यहां पर कार A को कम समय लग रहा है, यानी इसकी चाल क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, यानी ये जल्दी पहुंच रही है। समय कम लग रहा ना, तो चाल क्या हो जाएगी? तेज हो गई। तो किस कार की चाल अधिक है? तो कार A की चाल अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ये निश्चित दूरी कम समय में तय कर रही है। तो कार A की चाल अधिक है क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय से कार A निश्चित दूरी PQ कम समय में पूरी करती